हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का सातवां प्रकार जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। क्या हो? हमको ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तब कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। अब दिया गया है जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूलों का हम प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए यदि कोई धन, ठीक है, यदि कोई धन T1 समय के लिए R1, कोई धन T1 समय के लिए R1 दर पर, यदि कोई धन हो T1 समय के लिए R1 दर पर तथा T2 समय के लिए R2 दर पर तथा अगले T3 समय के लिए R3 दर पर हमको क्या हो? R3 दर पर T3, उसके बाद T3 समय के लिए R3 दर पर ब्याज लिया जाए, R3 दर पर हो तो अंत में ब्याज क्या होगा हमारा? अंत में ब्याज बराबर होगा, कह रहा है कि P, यानी कि अंत में जो उसका ब्याज हमको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, यानी SI इज इक्वल टू, कह रहा है कि मूलधन, यानी कि P कोष्टक में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे में ये हो जाएगा हमारा 100। ये था एक फार्मूला हमारा कि अंत में कितना ब्याज देना पड़ेगा यदि पहले समय के लिए T1 समय के लिए R1 दर हो, T2 समय के लिए R2 दर हो तथा अगले T3 समय के लिए R3 दर हो, तो उसके बाद जो हमको ब्याज देना पड़ेगा अंत में कितना देना पड़ेगा, उसके लिए हमारा फार्मूला है SI इज इक्वल टू P कोष्टक में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटा में 100। ये था साधारण ब्याज का एक सातवां प्रकार जब ब्याज की दरें कई हो। यहाँ आप देख रहे हैं ब्याज की दरें कितनी है, 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि और भी अधिक रहेंगे। जितना अधिक रहेगा उतना हम क्या करेंगे, इसे में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए, ये था हमारा फार्मूला और इसको एक अच्छे से देख लीजिए। इस फार्मूले को हम ऊपर लिख दे रहे हैं और ये जितना भी है इसको एक बार लिख लीजिएगा और फार्मूले के तौर पे लिख लीजिएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हो गया हमारा, यानी कि जो अंतिम समय के लिए जो अंत में हमको ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, यानी दरें क्या हो, अलग अलग हो और समय भी क्या हो, अलग अलग समयों के लिए हो। तो हमारा SI बराबर था, कह रहा है कि P कोष्टक में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 पूरे बटा में 100। ये था हमारा फार्मूला।
ठीक है, और इसी पे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ दिया है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो मान लिए कि पहले 2 वर्षों के लिए यानी कि T1 बराबर 2 वर्ष, और यहाँ पे R1 दिया है कितना, R1 दिया है 4%, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए कितना, जो पहले 2 वर्ष के लिए हमको दर देना पड़ रहा है वो कितना, 4% देना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि अगले 3 वर्षों के लिए 6%, यानी कि T2 कितना, T2 आ रहा है हमारा 4 वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है। तो अगले 4 वर्षों के लिए हमको कितना देना पड़ रहा है, अगले 4 वर्षों के लिए जो R2 है वो है हमारा कितना परसेंट, 6%, 6%। तो हो गया। कह रहा है कि इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाता है। इससे अधिक यानी कि टोटल समयों की संख्या कितनी हो गई, यहीं से अगर हम काउंट कर लें टोटल समय, कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय हो गया हमारा कितना, कुल समय हो गया 2 + 4 = 6 वर्ष। कुल समय हो गया हमारा 6 वर्ष। तो 8 उससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाता है। चलिए इतना तो हो गया ना क्लियर। 8% वार्षिक दर, यानी कि यहाँ पे R3 दिया हुआ है कितना, 8%, बट क्या नहीं दिया गया है यहाँ पे टाइमिंग, यानी T3 हमको ज्ञात करना है। तो T3 हमको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, T3 हमको अभी मिला नहीं है, तो T3 को यहाँ से निकाल कैसे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि 9 वर्षों में कुछ साधारण ब्याज, ठीक है, कह रहे हैं कि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, कह रहा है कि 1120 हो तो वह धनराशि क्या थी। कह रहा है कि 9 वर्षों में, कुल 9 वर्षों में की बात हो रही है, कुल 9 वर्षों का, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 6 वर्ष। अब कुल 9 वर्षों का यानी कि बचा हुआ बाकी वर्ष क्या होगा, बाकी समय जो होगा वो होगा 9 - 6 = 3 वर्ष, यानी कि T3 हमारा आ गया कितना, 3 वर्ष। ये हमारा मिल गया यहाँ पे 3 वर्ष। अब हमको ब्याज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे SI दिया हुआ है, कह रहा है ₹1120 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। हमको पूछ क्या रहा है कि धनराशि ज्ञात करिए, यानी P ज्ञात करिए। तो देख लीजिए यहाँ पे R1 दिया, T1 दिया, R2 दिया है, T2 दिया है, R3 दिया, T3 दिया है, और साथ में SI भी दिया है। तो हमको P निकाल लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं फार्मूले से, यानी कि SI = P कोष्टक में R1 T1 + R2 T2 + R3 T3 बटा में 100। अब देखिए यहाँ पे SI दिया हुआ है कितना हमारा 1120 = P नहीं दिया है, हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे R1 दिया हुआ है, R1 कितना 2 × T1 दिया हुआ है कितना 4 प्लस, कह रहा है कि T2 दिया हुआ है कितना 4, यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है हमारा 6 × T2 कितना दिया है 4 प्लस, यहाँ पे देख रहे R3 कितना दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि 8 × T3 कितना दिया हुआ है 3, और बटा में हमारा 100 इतना हो गया। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1120 × 100 = P कोष्टक में 8 + 24 + 24, ये हो जाएगा P × 56 = 1120 × 100, और P = 1120 × 100/56, ये कटेगा 20 टाइम्स में, यानी कि 20 × 100 यानी P = 2000, कितना 2000।
तो यहाँ से जब हम देखेंगे क्या चीज़ कह रहा है कि धनराशि ज्ञात करें, तो धनराशि कितनी होगी, तो जो धनराशि होगी वो धनराशि होगी हमारी 2000 रुपये, 2000 रुपये। यहाँ से हमको धनराशि निकल गई है। जब क्या हो कि दरें कई दिया हो और समय भी कितना दिया हो, कई दिया हो, समय भी कई है और यहाँ पे दर भी क्या है, कई है। तो यहाँ पे बात होती है सिर्फ दर की। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज रेट अलग अलग है। पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और फिर कह रहा है कि उससे अधिक के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए, फिर उससे बाद में यानी कि 9 वर्षों के लिए, कुल उससे अधिक के वर्षों के लिए कितना है, कह रहा है कि 8% है। यहाँ पे दरें कई प्रकार की हैं, तो उनका हमको अगर साधारण ब्याज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, धनराशि हमको ज्ञात करनी होगी कैसे निकालेंगे, इनका मिश्रधन हमको ज्ञात करना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मिश्रधन के लिए एक ही फार्मूला आता है, A = P + SI, यानी अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो SI की जगह CI हो जाएगा बस। तो ये था हमारा पहला प्रश्न का आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आप क्या करिएगा, हल करते रहिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और हम कैसे लगाते हैं। कह रहा है कि यहाँ आप देख लीजिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%। अब देख लीजिए यहीं पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है R1 = कितना, 3%, और यहाँ पे प्रथम 4 वर्षों के लिए यानी कि R1 दिया हुआ है कितना, 3%, और T1 दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर, अगले 4 वर्षों के लिए, तो अगला 4 वर्ष क्या होगा, यानी कि R2 दिया हुआ है कितना, 5%, और अगला 4 वर्ष यानी T2 = दिया है हमारा 4 वर्ष। ठीक है, तो कुल समय यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कुल समय कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कुल समय हो गया, कुल समय हो गया हमारा 4 + 4 = 8 वर्ष। यहाँ पे हो गया 8 वर्ष पूरा, क्योंकि 4 वर्ष हो और 4 वर्ष यानी 8 वर्ष हो गया। तो कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 5% रेट प्रति वर्ष, एवं कह रहा है कि 8 वर्षों से अधिक के लिए, अब जब 8 वर्ष टोटल हो गया, अब इससे अधिक पे जितना भी रेट लगेगा, कितना लगेगा, कह रहा है कि 6% वार्षिक दर से यहाँ पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा प्रति वर्ष है। तो यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज दे दिया है, SI दे दिया कितना, कह रहा है कि 817 रुपया, कितना दिया हुआ है, 817 रुपये यहाँ पे दे दिया। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ पे तो वह राशि ज्ञात करिए, यहाँ पे P ज्ञात करना है हमको, P ज्ञात करना है, लेकिन अभी चीज़ ज्ञात करने के लिए हमको R3 चाहिए। R3 हमको मिल गया कितना, 6%, लेकिन T3 तो अभी मिला नहीं। तो T3 के लिए हम क्या करेंगे, T3 = अब देखिए कुल समय -8 वर्ष, कुल समय कितना है, कह रहा है कि 9 - 8 = 1 वर्ष। तो यहाँ पे अगर T3 की बात करें तो कितना आ जाएगा, T3 आ जाएगा 1 वर्ष ही सिर्फ आएगा। क्यों 1 वर्ष आएगा, क्योंकि हम देख लिए 8 वर्षों से अधिक के लिए बात कर रहा है कि कितना लगेगा, 6% वार्षिक दर लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुल कह रहा है कितना, 9 वर्षों के लिए, तो यानी कि 8 वर्ष पहले ही हो गया है, 1 वर्ष बाकी है, और उस 1 वर्ष के लिए हमारा कितना लगेगा, उस 1 वर्ष के लिए हमारा जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 6% लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिल गया हमको, R1 मिल गया 3%, T1 मिल गया अब 4 वर्ष, R2 मिल गया 5% और T2 मिल गया हमारा 4 वर्ष, SI मिल गया 817 रुपया, P हमको ज्ञात करना है, R3 मिल गया 6%, T3 मिल गया हमारा 1 वर्ष। अब हम फार्मूले पर रखेंगे, SI = होता है, हम क्या करेंगे, कह रहा है कि P × कोष्टक में R1 T1
प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटा में कितना 100। यहाँ पे SI की वैल्यू दी गई है कितना 817 रुपया, 817 दिया हुआ है, इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारी दी गई है कितनी, P की वैल्यू दिया गया है कुछ नहीं, हमको ज्ञात करना है। R1 कितना दिया है 3 इंटू और T1 कितना दिया है 4 प्लस R2 कितना दिया 5 और T2 दिया कितना 4 प्लस कह रहा है कि R3 दिया हुआ है हमारा कितना, कह रहा है 6 इंटू और T3 दिया गया है कितना 1 बटा में 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर अब इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा हमारा 817 इंटू 100 इज इक्वल टू P कोष्टक में 12 प्लस 20 प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू 817 इंटू 100 बाई 38। अगर हम 2 से काट दें यहाँ से तो 2 से ये कटेगा 50 टाइम्स में और ये कटेगा 90 टाइम्स में, तो जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 817 इंटू 50 बाई 90। अब ये तो हो गया हमारा। अगर अब हम इसको डिवाइड करें तो ये कटेगा कितना 3 इंटू 50, यानी इसको काटेंगे कितने में कटेगा 43 टाइम्स में ये कट जाएगा। 43 टाइम्स में ये क्या करेगा हमारा कट जाएगा। अब चलिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 15 12 21 P इज इक्वल टू, यानी कि वो राशि क्या होगी, यानी कि धनराशि जो होगी वो होगी हमारी 2150 रुपये। कितना होगा 2150 रुपये होगा, जिस पे अलग अलग दरों से हम क्या किए हैं, टोटल 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज हम ज्ञात किए, यानी कि टोटल 9 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 817 और पूछ रहा है कि वो हमको राशि बताइए जिस पे अलग अलग दरों से इस पे क्या किया गया था, लिया गया था ब्याज। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन और दोनों ही इम्पोर्टेंट। इसी के आधार पर आप जितने भी इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे आप लगा सकते हैं, और भी सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। और ये था नियम, और नियम को ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आज के लिए फिर इतना ही।